हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 40 है। 39 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप इस सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, बार बार लोग पूछते रहते हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का। वहाँ पे आपको टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 40 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 40 तक जाएंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? विद्याधर, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो किसने पराजित किया? तो देखिए, मोहम्मद गौरी को पराजित किया भीम द्वितीय ने। यह डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मोहम्मद गौरी इसका जो है कि ये दूसरा आक्रमण था, ठीक है। दूसरे बार ये आक्रमण किया था और ये जो है कि बघेल के राजा थे ये भीम द्वितीय। इनकी राजधानी थी कौन? अनहिलवाड़, ठीक है, या पाटन। इस पर जो है कि इसने आक्रमण किया, ठीक है। तो देखिए, जो राजा भीम द्वितीय थे, इन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को क्या किया कि भयंकर पराजित किया, ठीक है। भयंकर पराजय किया और उसने जो है कि अपने देश से बाहर खदेड़ दिया। किसने? भीम द्वितीय ने किसको खदेड़ दिया? मोहम्मद गौरी को, ठीक है। इसके बाद से मोहम्मद गौरी ने 20 वर्षों तक गुजरात पर आक्रमण नहीं किया और ये जो है कि मोहम्मद गौरी का प्रथम पराजय था। मतलब पहली बार जो है कि मोहम्मद गौरी जो है कि भीम द्वितीय से ये पराजित हुआ था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को सशस्त्र रखने की अनुमति देना। दूसरा है कि प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाया ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। एंड चौथा है कि जहाँ तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था तो भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। देखिए, बात की जा रही है जो 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल था उसके उद्देश्य की, ठीक है। तो देखिए, 1883 ईस्वी में ये बिल आई थी, इल्बर्ट बिल, और उस टाइम पे किसका समय था? तो रिपन के समय में आई थी, ठीक है। देखिए, इसमें क्या था? तो इसमें ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो क्या है कि यूरोपीय जो अपराधी हैं उनकी सुनवाई करने के लिए अनुमति देने की मांग की। मतलब कि जो यूरोपीय अपराधी हैं उनकी भी सुनवाई कौन करेगा? तो भारतीय न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें था। पहले क्या था कि पहले ये था कि जो भारतीय थे उनकी, जो भारतीय अपराधी थे उनका जो है कि कौन करेगा? तो भारतीय न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। और जो यूरोपीय अपराधी थे उनका जो है कि क्या कौन करेगा? तो जो यूरोपीय न्यायाधीश थे वो सुनवाई करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बिल में यही था, इसका उद्देश्य यही था कि चाहे वो भारतीय हो चाहे वो यूरोपीय हो, अगर वो अपराधी है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? तो भारतीय न्यायाधीश करेंगे। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो देखिए, ये था 10 लाख व्यक्ति। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कैबिनेट मिशन
ये जो है कि 1946 में भारत आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, ठीक है, जिसके आधार पर जो है कि संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और जो प्रांत थे तो प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। मतलब कि मोटा मोटी जो था इसके तहत कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर जो है कि एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत एंड भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। देखिए भारतीय संविधान सभा थी, इसका गठन जो है कि किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे सी राजगोपालचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के में जो कार्यपालिका परिषद थी उसके उपसभापति कौन थे? तो इनके उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए 24 अगस्त 1946, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, ठीक है। इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय जो थे इसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये जो है कि उपाध्यक्ष थे या उपसभापति बनाए गए थे। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 20 अप्रैल। देखिए पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? केसरी, प्रताप, मराठा, मंजूषा। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो वो कौन सा था समाचार पत्र? तो वो था आपका प्रताप। देखिए राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ मतलब कि उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था, ठीक है। वहाँ पर जो कि किसानों पर अनेक प्रकार के लगाने हुई थी, ठीक है, और इस लगानों के विरोध में ये जो कि आंदोलन हुआ था। देखिए 1913 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व जो कि साधु सीताराम दास ने किया था 1913 में, लेकिन 1915 ईस्वी में इसका नेतृत्व जो है कि कौन किया था? तो विजय सिंह पथिक ने किया था, ठीक है। और देखिए जो प्रताप समाचार पत्र था इसके माध्यम से जो बिजौलिया था वहाँ के जो किसान थे उनको जो है कि भारतीय स्तर पर प्रचारित किया गया था, ठीक है। तो वो था आपका प्रताप। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में समुद्र का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में देश का नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए कृष्णा ब्लैक समुद्र ये कहाँ पे है, किस देश में? तो ये जो है कि बुल्गारिया में है, ठीक है। ये जो है कि लाल समुद्र ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि एरिट्रिया में है। पीत समुद्र, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये जो है कि चीन में है। और कैस्पी समुद्र ये कहाँ पे है? तो ये आपका कजाकिस्तान में है। तो ये जो है कि आपका 1 3 2 4 1 3 2 4 कौन सा है? 1 3 2 4 आपका हो जाएगा ये बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ जलवायु की किस्म दी गई है और सूची सेकंड में उसका क्षेत्र दिया गया है। देखिए जो जलवायु की किस्म है विषुवतीय, ये जो है कि किस क्षेत्र में है? तो ये जो है कि आपका कांगो में है। भूमध्य सागरीय ये जो है कि आपका कैलिफोर्निया में है। मानसून ये जलवायु जो है कि आपका बांग्लादेश में है।
और सवाना जो है कि कहाँ पे है, तो ये आपका सूडान में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4123। 4123 कौन सा है? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में फसल का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। देखिए कहवा फसल, इसका उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्पादक क्षेत्र जो है कि साओ पोलो पठार है। जूट फसल का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका है आपका इसका है गंगा डेल्टा। ठीक है, चावल फसल, चावल का जो है कि आपका है यांगटीसी मैदान और गेहूं का जो है कि कौन है? तो ये प्रेयरी है। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र, तो ये हो जाएगा आपका 3421। 3421 कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? लखनऊ 1916, लाहौर 1929, कोलकाता 1928, कराची 1931। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कौन सा अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था आपका कराची, 1931 का कराची का अधिवेशन। देखिए 29 मार्च 1931 ईस्वी में जो है कि कराची में कौन सा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कि ये 45वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। देखिए इस सम्मेलन में जो है कि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था कहाँ पे? तो कराची 1931 वाले अधिवेशन में। ठीक है, और जो कराची अधिवेशन था इसी में जो है कि गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद जो है कि जीवित रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जीवधारियों एवं उनके वैज्ञानिक नाम का गलत युग्म बताइए। गाय बोस इंडिकस, मक्खी मस्का डोमेस्टिका, बिल्ली कैनिस फैमिलियरिज, मेढक राना टिग्रीना। पूछा जा रहा है कि जीवधारियों और उसके जो वैज्ञानिक नाम है उसमें से आपको गलत युग्म बताना है। देखिए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस इंडिकस है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेलिस डोमेस्टिका। ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका और कैनिस फैमिलियरिज ये किसका नाम है? तो ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और मेढक का नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, तो गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन है। निम्न उद्योगों के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पूंजी निवेश, व्यवसाय आवर्त, श्रम शक्ति, बिजली की खपत। उपर्युक्त में से कौन से उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं? देखिए ये जो है आपका किसी भी उद्योग के स्वरूप को जो निर्धारित करने में पूंजी निवेश की मात्रा जो है कि महत्वपूर्ण होती है। देखिए किसी भी उद्योग के स्वरूप को निर्धारित करने में पूंजी निवेश की मात्रा महत्वपूर्ण होती है, मतलब अर्थात कि निवेशित पूंजी के द्वारा ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि वह पूंजी प्रधान है अथवा श्रम प्रधान। ठीक है, तो एक हो गया आपका पूंजी निवेश, और व्यवसाय आवर्त तथा बिजली के खपत उद्योग के आकार को भी निर्धारित करते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन सा है ये? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जनगणना 2011 के जनघनत्व कितना है? अनुसार भारत का जनगणना 2011 के जनघनत्व जो है कि जनगणना 2000 ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है कि 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? तो भारत का जनघनत्व कितना है? तो वो है आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए जनघनत्व होता क्या है? ठीक है, जनघनत्व जो है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? हम जनघनत्व कहते हैं। देखिए जनघनत्व कैसे निकालते हैं? तो जनघनत्व का फार्मूला है, जनघनत्व बराबर होता है कि व्यक्तियों की संख्या, जो व्यक्तियों की संख्या है उसका और भूमि का
क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो निकल जाएगा जनघनत्व। जनघनत्व बराबर होता है क्या, व्यक्ति की संख्या बटा भूमि का क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 899 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 889 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि जनसंख्या घनत्व है आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कि उत्तर प्रदेश का है। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका गाजियाबाद। यहाँ पे 3971 है गाजियाबाद में। मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है। गाजियाबाद का कितना है जनघनत्व? तो 3971 है। और पूछा जाए कि सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका ललितपुर, इसका है 242। ठीक है। प्रथम आर्थिक जनगणना का आयोजन वर्ष क्या रहा? 1977, 1987, 1968, 1985। देखिए प्रथम आर्थिक जनगणना का आयोजन वर्ष क्या रहा? तो ये रहा आपका 1977। देखिए 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से जो है कि ये पहली आर्थिक जनगणना की थी 1977 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम सांख्यिकी दिवस कब मनाया? 20 अक्टूबर 2010 को, 24 सितंबर 2008 को, 5 सितंबर 2006 को, 24 अक्टूबर 2011 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रथम सांख्यिकी दिवस कब मनाया? तो ये मनाया आपका 20 अक्टूबर 2010 को। ए ऑप्शन आपका सही है। बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 20, 24, 22, 25। बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें लिया था आपका 25। देखिए सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए वहाँ के जो राष्ट्रपति थे टीटो, इनके सुझाव से जो है कि इस सम्मेलन में 20 देशों को आमंत्रित किया गया था। कितने देशों को? 20 देशों को। लेकिन 25 देशों ने अपना प्रतिनिधि भेज करके जो है कि इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 25। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क, सैयद अहमद खान। देखिए जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है उसके संस्थापक सदस्यों में से कौन कौन शामिल थे? तो देखिए उसमें शामिल थे कौन? आगा खां भी थे, नवाब सलीमुल्लाह जी भी थे और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी थे। तो 1, 2 और 3 मतलब ये थी। तो 1, 2, 3 कौन सा है? ये सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पूछा जा रहा है कि जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रारंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है कि इसमें आएगा लखनऊ। लखनऊ में जो है कि 4 जून 1857 में हुआ था। कानपुर में दूसरे नंबर पे आएगा, कानपुर में जो है कि 5 जून 1857 में हुआ था। और इलाहाबाद जो है कि इन सब के बाद हुआ था। तो पहले नंबर पे आएगा लखनऊ, दूसरे नंबर पे आएगा कानपुर, तीसरे नंबर पे आएगा इलाहाबाद। ठीक है, तो हो जाएगा ये 2, 1 और 3। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था? हेरोडोटस, टालेमी, प्लूटार्क, प्लिनी। तो किसने कहा था कि क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? तो वो कहा था प्लूटार्क ने। ये सी ऑप्शन आपका सही है।
देखिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1924 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1927 ईस्वी में एंड 1932 ईस्वी में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है कि कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।